अब आपको लिए चलते स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री बैद्यनाथ राम के यहाँ। बैद्यनाथ राम से मुखातिब होते हैं, बैद्यनाथ राम साहब से कुछ चर्चा करते हैं। बैद्यनाथ साहब, शुभकामनाएं आपको, एक बार फिर से मंत्रालय में आप आए हैं। मंत्रालय में आप पहले भी संभाल चुके हैं विभाग को और आपको इसका खासा अनुभव रहा है। क्या लगता है सर, कितनी चुनौतियां हैं? अभी दोनों ही विभाग जो हैं काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति में नजर आ रहे हैं, चाहे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बात करें, चाहे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बात करें। पहले तो बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जहाँ तक विभाग की बात है, विभाग पहले भी मैं देख चुका हूँ और विभाग को अच्छी तरह समझता भी हूँ जी। मुख्यमंत्री ने जिस विश्वास के साथ मुझे ये जवाबदेही दी है, मेरी कोशिश होगी कि वर्तमान परिस्थिति में कम संसाधनों में बेहतर परिणाम कैसे आए, इसके बारे में हम लोग प्रयास करेंगे जी। और आगे शिक्षा विभाग को पटरी पर कैसे तेजी से ले चले, इसके लिए पूरा प्रयास होगा। क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और ये पूरे राज्य से खास करके निचले तबके से जुड़ा हुआ विषय है जी जी। गांव से जुड़ा हुआ विषय है, शहर से जुड़ा हुआ विषय है। तो इस विषय पर जो वर्तमान परिस्थिति है, उन परिस्थितियों का आकलन करते हुए और कैसे बेहतर स्थिति में शिक्षा विभाग को लाया जा सकता है, इसके बारे में मेरा प्रयास होगा कि तेजी से विभाग में काम कैसे हो सके। सर, 6000 से ज्यादा स्कूलों को पुरानी सरकार ने बंद किया था। नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार 6000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए थे, लेकिन बच्चों की संख्या भी घटती चली जा रही है। बच्चों की संख्या जो बढ़नी चाहिए, जब स्कूल घटेंगे, मर्जर बताया गया, अगर मर्जर हुआ था तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे गए तो बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी। एक तरफ तो बच्चों की संख्या घट रही है, दूसरी तरफ जो स्कूल के 6000 स्कूल के जो भवन हैं, उन भवनों का सर क्या हो रहा है? उन भवनों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं आप विस्मृत हो रहे हैं। 6000 नहीं बल्कि 8000 विद्यालयों को मर्जर के नाम पर बंद किया गया था जी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 8000 विद्यालयों को लगभग बंद कर दिया गया मर्जर कहकर, और उससे वहाँ ग्रामीण बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ। हम लोगों ने उस समय विरोध किया था इस बात का कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि ये आम आवाम के बच्चे जो पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको किसी भी स्थिति मर्जर के नाम पर बंद नहीं होना चाहिए जी। लेकिन चूंकि ये सरकार का निर्णय था, अब हम लोग देखेंगे उस विषय को कि किस स्थिति में बंद हुआ विद्यालय, और अगर वहाँ आवश्यकता हुई तो हम लोग चाहेंगे पुनर्बहाल करना उसको जी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको उचित शिक्षा मिल सके और शिक्षा से दूर नहीं रहें। जी बिल्कुल। शिक्षा विभाग को लेकर क्या मंसूबे हैं, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? शिक्षा विभाग का, शिक्षा का झारखंड में हर तरीके से आपकी जो गठबंधन की सरकार है, कई तरीके की योजनाएं चला रही है। महिलाओं को, किशोरियों को समृद्धि योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है, जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके बच्चे जुड़ नहीं पा रहे, बच्चों की संख्या घट रही है। राजनाथ जी, मैं ये समझता हूं कि इसमें काफी परिश्रम की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके वहां के शिक्षकों को और अभिभावकों को उसमें लगना होगा। अभिभावकों को जागृत करने की आवश्यकता है ताकि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें, और साक्षरता पर सरकार का पूरा जोर है। और मैं ये समझता हूं कि जब शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। जी, पारा शिक्षकों की बात करें सर, पारा शिक्षकों, सर कुछ बोल रहे थे आप, बात पूरी कर लें। नहीं, आपने पारा शिक्षा की बात कही, मैंने पारा शिक्षा के संबंध में ये बताना चाहता हूं जी कि पिछले कार्यकाल में जब मैं शिक्षा मंत्री था, उस समय हमने पारा शिक्षक को 50% रिजर्वेशन दिया था नियमित बहाली में। जी जी। कुछ शेष रह, उसमें कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली अस्थायी तौर पर। जी जी। वर्तमान परिस्थिति जो है उसमें जो विभाग में अभी प्रस्ताव है, जो विचाराधीन विषय चल रहे हैं, उनका मैं पहले अध्ययन करूंगा। अध्ययन करने के बाद बेहतर क्या विकल्प हो सकता है, उस विकल्प पर मैं प्रयास करूंगा कि उन विकल्पों को तलाशते हुए और बेहतर प्रयास विकल्प की ओर हम आगे बढ़ सके। सर बेहतर विकल्प की लड़ाई है, मैं ये इस बात से सहमत हूँ। जी जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पारा शिक्षकों की मांग नाजायज नहीं है जी। समान काम करते हैं तो उनको वेतनमान मिलना चाहिए, इसमें मैं सहमत हूँ। लेकिन सरकार की अपनी बाध्यताएं होती है। जो वर्तमान परिस्थिति में जो प्रस्ताव अभी चल रहा है, विभाग के अंदर विचाराधीन है जी, उन सारे विषयों का अध्ययन करूंगा। उसके बाद इस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है, उस पर एक निश्चित रास्ते पर आऊंगा ताकि उनकी मांग के संबंध में भी निर्णय हो सके और उससे सरकार को कहीं न कोई नुकसान भी नहीं हो। जी बिल्कुल।
चुनौतियां कई हैं विभागों की। अगर बात करें, जो दोनों ही विभाग आपको मिले हैं, दोनों ही विभाग फिलहाल चुनौतियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में वक्त भी आपके पास कम है। जो नजारा जो बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि अक्टूबर माह में झारखंड में विधानसभा चुनाव आ सकते हैं। महज 2 माह शेष है। उसके बाद अगर बात करें तो अगस्त आखिरी तक या सितंबर पहले माह तक आचार संहिता भी लग सकती है। इतनी सारी चुनौतियों को, और जो कार्य योजना आपकी है, आप कैसे सर पूरा कर पाएंगे? इतने सीमित समय में आपको लगता है पूरा हो पाएगा? निश्चित तौर पर समय बहुत कम है। कम समय में चूंकि परिस्थिति, बस इस बार मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ है और मुझे प्रभार मिला है विभाग का। मैं ये समझता हूँ कि समय कम है, लेकिन अगर सफल प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं एक बेहतर रास्ते पर हम बढ़ सकते हैं। परिणाम तक अगर नहीं पहुंचे तो एक बेहतर रास्ता तो जरूर तैयार कर लिया जा सकता है जी। इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं प्रयास करूंगा कि हम बेहतर रास्ते पर आगे बढ़ सकें। बिल्कुल सर, बेहतर रास्ते पर आगे बढ़ सके। लेकिन आपको नहीं लगता कि वक्त कम मिला? चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का जब गठन हो रहा था, उस वक्त भी आपका नाम लिस्ट में था, राजभवन की गेट तक आपको आना पड़ा और फिर अकारण आपको वापस लौटना पड़ गया था। सर, क्या कारण रहे थे कि उस वक्त मौका नहीं देकर अभी आपको वो मौका दिया गया है? केवल जातीय समीकरण को साधने के लिए, या वास्तव में वैद्यनाथ राम की योग्यता को देखते हुए यह अवसर दिया गया कि कम समय में आप टेस्ट मैच के खिलाड़ी नहीं हैं, आप T20 के खिलाड़ी हैं, 2020 का टूर्नामेंट खेलिए आप? देखिए, वो अतीत की बात थी जी। अतीत में जो बातें बीत गई उनको भुलाकर और आगे भविष्य की चिंता करना ही बेहतर बुद्धिमानी होती है जी। और मैं समझता हूं जो समय अपने पास है उस समय का बेहतर प्रयोग कर सके, हम इसका बेहतर उपयोग कर सकें। और इसी समय ही मेरा प्रयास होगा कि जो समय है, जो संसाधन है, उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए और एक बेहतर विकल्प दे सकूं, ये मेरा प्रयास होगा। बिल्कुल सर। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अगर बात करें सर, तो शराब सरकार के अपने हाथों में है, होलसेल कर ये जिसको लेकर काफी विरोधाभास है। एक तरफ अभी विभाग आपको मिला है, दूसरी तरफ जो स्थानीय व्यवसायी है उनका आक्रोश है, उनका अलग धरना प्रदर्शन चलता रहता है, उनका विरोध अलग चलता रहता है। और जो एजेंसियां हैं जो मैन पावर सप्लाई करती हैं, उनके द्वारा भी कई बार गड़बड़ियों के मामले सामने आ चुके हैं। वैद्यनाथ जी, मुझे विभाग की जवाबदेही मिली है। मैं पहले विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा करूंगा कि कहाँ गड़बड़ी है और जो भी गड़बड़ी होगी उसकी पहचान करते हुए उसके हल की दिशा में मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ये बात सही है कि मद्य निषेध विभाग अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। एक तरफ जहाँ लोगों को शराब पीने से रोकना भी है, शराब बनाने से रोकना भी है, वहीं पर ये राजस्व विभाग भी है जी। तो सरकार के राजस्व की रक्षा करते हुए और लोगों की रक्षा कैसे हो, कैसे लोग जहरीली शराब से बच सके, जहरीली शराब जैसी स्थिति नहीं घटे अपने राज्य के अंदर, ये मेरा प्रयास पूरा होगा। और दूसरा कि जो राजस्व संग्रहण की बात है वो राजस्व में घाटा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। सर, आपको तो जो विभाग मिले दोनों बिल्कुल उलट विभाग मिल गए। एक तरफ आपको शिक्षा पर भी बल देना है, दूसरी तरफ आपको शराब से जो है कहीं ना कहीं राजस्व की वसूली में भी वृद्धि करनी है। तो एकदम दो तरफा किनारे आपको मिले हैं काम करने के लिए इस बार। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं ये दो विभाग है जी, एक साथ दो विभाग है। एक तरफ ये उत्पाद विभाग है, दूसरा है मद्य निषेध। तो उत्पाद में हमें राजस्व संग्रहण करना है जी। और मद्य निषेध में नाजायज तरीके से शराब बिक्री को रोकना है जी। तो ये दोनों पहलू पर मेरा काम फोकस होगा कि हम एक तो नाजायज तरीके से शराब की बिक्री को रोक सकें और दूसरे जो वैध तरीके से शराब बिकते हैं। एक तो कोशिश हमारी ये होगी कि राज्य की जनता शराब कम पिए जी, लेकिन अगर शराब पिए तो एक नंबर का शराब पिए और टैक्स देकर पिए, जिससे राजस्व का संग्रहण हो सके। तो ये दोनों तरफ मेरा दोनों तरफ मेरी कार्रवाई चलेगी जी। कि अवैध शराब को रोकना और वैध शराब को बिक्री के साथ राजस्व संग्रहण का प्रयास करना। सर, शराब के साथ जो सबसे बड़ी होगा जी, शराब के मामले में जो मैंने कहा कि हाँ सर, बात पूरी कर लें, बात पूरी करें। मैंने ये कहा कि ये विभाग एक तो अवैध तरीके से शराब बिक्री पर रोक लगाती है जी, दूसरे वैध तरीके से जो शराब बिक्री होती है उसमें राजस्व संग्रह कैसे हो, इस पर भी ध्यान रखना है। जहां तक आपने कहा शिक्षा विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध जी, तो शिक्षित करके हम शराबबंदी की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को शिक्षित करके हम शराब का कम प्रयोग हो सके इस दिशा में हम कारगर पहल कर सकते हैं। लोग शिक्षित होंगे तो शराब की कुव्यवस्था से सबक लेंगे और उसके जो दुष्परिणाम है उसको भी शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो शराब से बखूबी दूर होता जाएगा। तो ये दोनों विभाग ऐसा नहीं है। एक शिक्षा विभाग अगर प्रगति के रास्ते पर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक्साइज को भी एक नई दिशा मिलेगी। जी बिल्कुल, एक्साइज को भी
नई दिशा मिलेगी। भले थोड़ा बहुत राजस्व की थोड़े बहुत क्षति हो, लेकिन अगर राजस्व की क्षति की बात करें सर, तो जब से सरकार ने शराब की बिक्री का जिम्मा लिया है तब से आंकड़े बता रहे हैं कि नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। जो पहले की व्यवस्था थी, जो व्यवसायियों को दिया जाता था, जो टेंडर होता था, उसकी जो सिक्योरिटी मनी आती थी, उसके बाद सरकार खुद से शराब बेच रही है, मैन पावर एजेंसियों को दे रही है। दोनों तरह के काम में नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है और आंकड़े साफ है सर। देखिए, मैं वर्तमान पॉलिसी का अध्ययन करूंगा और ये ढूंढने का प्रयास करूंगा कि आखिर राजस्व की क्षति कहाँ हो रही है और किन कारणों से हो रही है। अगर कहीं कोई खोट हुआ पॉलिसी में, तो मेरा प्रयास होगा उस पॉलिसी में सुधार करते हुए राजस्व संग्रह पर फोकस किया जाए और उसके साथ साथ अवैध शराब की बिक्री पर रोक भी लगाई जाए। जी, ये मेरा प्रयास होगा। जी बिल्कुल, अवैध शराब की बिक्री पर रोक सबसे ज्यादा जरूरी है सर। जो जानकारियां हमारे पास आती है, जो मैन पावर कंपनियां जिनको काम मिला हुआ है, कई कंपनियों ने पैसे जो बेचे, जो पैसे मिले हैं वो जमा नहीं किए हैं, उनको टर्मिनेट किया गया, ब्लैक लिस्टेड किया गया और उसके बाद दूसरी कंपनियों को। लेकिन अभी भी लोगों को बढ़ी हुई दर में ही शराब हासिल होती है। शराब के रेट में 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाकर आमतौर पर शिकायतें हर जिले से आ रही हैं कि इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया जाता है। नहीं, मैं इसकी समीक्षा करूंगा और अध्ययन के पश्चात इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा कि वर्तमान परिस्थिति में क्या किया जाए कि बढ़े हुए रेट पर शराब नहीं बिके, लेकिन जो सरकार ने रेट तय कर दिए हैं उसी रेट पर शराब मिले लोगों को, और इसका भरसक प्रयास किया जाएगा। सर, एनडीए की सरकार में भी आपने यही कमोबेश यही मंत्रालय आपके पास थे, आपने यही संभाला था, और अब एक बार फिर से गठबंधन की सरकार में भी यही मंत्रालय आपको मिले हैं क्योंकि आपके पास इसका अनुभव है। फर्क क्या महसूस कर रहे हैं वैजनाथ राम जी, इस पर क्या अंतर दोनों सरकारों में महसूस हो रहा है? देखिए, ये सरकार गांव की सरकार है, निचले तबके से जुड़ी सरकार है, तो हम स्थानीय लोगों में पहले गांव के लोगों को प्रायोरिटी रखते हुए, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, उनके विकास की दिशा को ध्यान में रखते बैठेंगे तो वहाँ हम लोग गाँव का पहला ध्यान होगा कि हमारे में जो गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है, हम उसको कितना बेहतर उपाय दे सकते हैं, कितना बेहतर सुविधा दे सकते हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने में हमारी सरकार की कितनी भूमिका हो सकती है, इस पर हमारा फोकस होगा जी। तो ये अंतर है। एक तरफ भाजपा जहाँ व्यवसायियों को आगे बढ़ाने का काम करती रही है, वहीं इंडिया की सरकार जो है वो गाँव पर फोकस कर रही है। गाँव के लोगों को कैसे बेहतर लाइफ दिया जा सके, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं जी। गांव की दिशा में काम कर रहे हैं आप। अगर अभी अभी आपने कहा भाजपा जहां व्यवसायियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अभी 149 दिन उनको जेल में गुजारने पड़े। जिस तरीके से ईडी के शिकंजे में आए, जेल जाना पड़ा, मंत्री पद, अपना मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद एक बार फिर अभी लौटे हैं तो फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए। ईडी का जो दबाव नजर आ रहा है सरकार पर, बार बार किसी ना किसी को, अभी आलमगीर आलम साहब भी जेल के भीतर हैं, हर किसी ना किसी विभाग पर ईडी के रडार पर है वो विभाग। क्या ये दबाव बैजनाथ राम पर भी दिखाई देगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि हम गलत नहीं करेंगे तो ईडी कितना लाख प्रयास कर ले तो मुझे नहीं फंसा पाएगी। यदि मेरा रास्ता सही होगा तो कोई भी जांच कमेटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे जिस अपराध का ताना बाना बुनकर ईडी ने मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया, अंततः न्यायालय से न्याय मिला और न्यायालय ने अपने निर्णय में ये जरूर कहा कि ईडी के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। तो ये एक राजनीतिक घटनाक्रम था जिसके कारण मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा और अंततः न्याय, जिसे हमें उम्मीद थी, न्याय से जो उम्मीद थी, हम लोग कहते थे न्यायालय से कि न्याय मिलेगा, वो न्याय मिला और मुख्यमंत्री आज हम लोग के बीच में है। कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा ईडी को कि आपने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया। इससे साबित होता है कि ये केंद्र सरकार के तोते बेवजह का वैसे सरकारों को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं जहां गैर भाजपा सरकार है जी। और ये केवल झारखंड में नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं जी। तो ये गैर भाजपाई सरकार को शुरू से डिस्टर्ब करने की जो मंशा उनकी रही और ये एजेंसियों को आगे बढ़ाकर एजेंसियों के माध्यम से जो सरकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इस मंशा पर झारखंड ने पानी फेर दिया है। हेमंत जी ने कहा था कि झारखंड रुकेगा नहीं और हम झुकेंगे नहीं, तो झारखंड रुका भी नहीं है, हेमंत जी झुके भी नहीं है। पूरी कानूनी लड़ाई जीत कर बाहर आए हैं और फिर से सरकार के मुखिया बने हैं
और हम सबको इसमें जवाबदेही मिली है। हम सब मिलकर एक बेहतर काम करके दिखाएंगे। सर, सुदेश महतो जी ने आज विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान ये कहा कि गठबंधन ने 500 संकल्प लिए थे, उनको पूरा करने का प्रस्ताव दिया था और उनमें से एक भी पूरा आप लोग नहीं कर पाए हैं। बड़ा आरोप लगाया था आप लोगों पर आज सर। अच्छा, सुदेश जी को क्या सर्वजन पेंशन योजना दिखाई नहीं देती है क्या? जी, सुदेश जी को बालिका समृद्धि योजना का दिखाई नहीं पड़ता है? अबू आवास दिखाई नहीं पड़ता है? जी, 21 साल से ऊपर की कन्याओं को जो पेंशन देने की योजना सरकार ने बनाई है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? जी, तो बिल्कुल। ये बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर योजनाओं की गिनती करने बैठेंगे तो घंटों लगेगा। लेकिन जो कुछ सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, उसको भी आकलन करना चाहिए सुदेश जी को कि वास्तव में क्या एनडीए की सरकार की तरह हम लोग कपोल घोषणा करते रहे हैं, केवल जुमलेबाजी हम लोग करते रहे हैं, या वास्तव में जमीन पर काम हुआ है? तो हेमंत सरकार ने जो घोषणा की उसकी ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। आज 200 यूनिट बिजली फ्री करने की काम आगे तेजी से आगे बढ़ा है। आज लड़कियों को बालिका समृद्धि योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। आज सर्वजन पेंशन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 50 साल की उम्र को पार कर रहा है उसको पेंशन नहीं मिलता हो। जी, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा बंद कर दिया, बावजूद उसके हम लोगों ने स्टेट मद से अबू आवास की घोषणा को जारी रखा है। तो ये चीजें स्वदेश जी को जरूर देखनी चाहिए कि वास्तव में सरकार ने जो कहा है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं रहे हैं। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर सरकार बेहतर काम कर रही है तो ये उनको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, सरकार जहाँ गलत है, विपक्ष का काम है कि उसकी आलोचना करे, वो विपक्ष करे, इसमें कहीं कोई किसी को शिकायत नहीं है। लेकिन समालोचना करे लोग, केवल आलोचना नहीं। जी, जो बेहतर काम हो रहा है उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के लोग नहीं करते हैं, जो उनको करना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर समालोचना होनी चाहिए। आपने बिल्कुल जायज बात कही कि अगर राजनीति है तो लोगों की भावनाओं को राजनीति के साथ ना जोड़ें, राजनीति करें, लेकिन जो योजनाएं धरातल पर हैं उनकी भी सराहना होनी चाहिए। एक सवाल वैजनाथ साहब, आप जब पिछली बार भी मंत्री बने थे तो ये समस्याएं आती थी, आज भी ये समस्याएं जस की तस हैं। निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार कभी रोक नहीं लगा पाती है, बातें होती हैं, प्रयास भी होता है। निजी स्कूलों की मनमानी एक बार फिर आपके सामने चुनौती के रूप में सामने आने वाली है। कैसे रोक लगाएंगे सर इस बार? मैं वर्तमान परिस्थिति का आकलन करूंगा, उसके बाद बेहतर रास्ता विकल्प ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसमें जी, क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, किस तरह से हम उनकी मनमानी पर रोक लगा सकते हैं, इसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जी सर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को एक खास तर्ज पर विकसित किया गया कि आज बड़े अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे भी वहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। झारखंड में इस तरीके का अपने पास फंड है, खनिज है, सरकार राज्य कहीं से गरीब नहीं है, बावजूद इसके इस तरीके की योजनाओं को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा सकता है? देखिए, एक प्रयास हो रहा है, मुख्यमंत्री एक्सीलेंट स्कूल जो अभी स्थापना हुई है जी, उसमें ये प्रयास है। आज उसमें कंपटीशन चल रहा है, उसमें बच्चे प्रतियोगिता के बल पर आ रहे हैं, अच्छे नंबर से जो आ रहे हैं उनको एडमिशन उनका हो रहा है। हर प्रखंड में करीब करीब एक विद्यालय उसमें लिया गया है। तो सरकार ने एक पहल की है। जी, सरकार की पहल शुरू हुई है, हेमंत जी ने शुरू की है, बड़ी अच्छी शुरुआत की है उन्होंने कि उस विद्यालय जो हमारा स्तर का होगा तो निश्चित रूप से उसमें सभी बच्चे आएंगे। जी, विद्यालय में आज जो केंद्र सरकार की जो नीति के तहत और जो मैकाले की शिक्षण पद्धति के द्वारा जो गांव और शहर के शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर आया है, जी, सरकार कोशिश कर रही है कि हम उस अंतर को समाप्त कर सकें। जी सर, सरकारी विद्यालय में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। जी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी की जो बात है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी की हर प्रखंड में एक खोलने का भी चंपाई सोरेन साहब जब समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने एक संकल्प भी लिया था, इस पर काम भी शुरू हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस स्थिति में सरकार है, नई बहालियां हो नहीं पा रही हैं शिक्षक के स्तर पर, तो ये मतलब आने वाले 2 महीने में विधानसभा चुनाव के पहले इसको ठीक कर पाना, क्योंकि अगर आप नए स्कूल लाएंगे तो स्कूलों के लिए शिक्षक भी देने होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देने होंगे, शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण रखनी होगी। राजनाथ जी। निश्चित रूप से मैं इससे सहमत हूँ कि कम समय में बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों सरकार ने ये निर्णय लिया था, कुछ शिक्षकों की बहाली हुई भी थी जिनको नियुक्ति पत्र देना था जी। राजनीतिक परिवेश में थोड़ा वो रुका है, लेकिन वो रुकेगा नहीं, शिक्षकों की बहाली होगी और हम बेहतर सुविधा देंगे, स्कूलों को बेहतर शिक्षक देने का प्रयास पूरा करेंगे। जो बहालियाँ घोषणा होनी हुई थी, जिनको नियुक्ति पत्र देना था, वो भी पूरा होगा जी। और उसके बाद भी अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी
भले उसको जिला स्तर पर भी व्यवस्था करना पड़े, तो हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे उसमें जल्दी से जल्दी हम शिक्षकों को कैसे दे सकते हैं विद्यालय को, ये व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। जी, आज का दिन सर काफी हलचल भरा रहा। आज एक तरफ जहां आप लोगों ने विश्वास मत हेमंत सोरेन ने हासिल किया, उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कैबिनेट की भी बैठक, आप लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक आज की। कैबिनेट की बैठक में मूल मुद्दा क्या रहा? क्या सहायक पुलिस कर्मियों के लिए कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई? नहीं, आज देखिए कोई औपचारिक नहीं, ये एक अनौपचारिक बैठक थी आज, पर चूंकि आज मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ था, तो एक बार सारे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जी को बैठना था। जी, बैठे, चर्चा हुई, कैसे आगे बढ़ना इस पर चर्चा हुई है। जब कुछ ठोस निर्णय होंगे उसके बारे में भी हम लोग उसको सार्वजनिक करेंगे। आज जो विचार विमर्श हुआ, बंद कमरे के अंदर बात हुई है, बहुत सारी बातें हुई है, वो जब उसको अमली जमाना पहनाएंगे तो निश्चित रूप से जनता के सामने वो बातें आएंगी। निश्चित तौर पर सर, बहुत शुभकामनाएं बैजनाथ जी आपको मंत्री पद संभालने के लिए। संभालें, बेहतर तरीके से काम करें, एक सशक्त सरकार, एक सशक्त समाज का निर्माण करें। न्यूज़ 11 की पूरी टीम आपको शुभकामनाएं और बधाई देती है। हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत आभार। थैंक यू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।